हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। सबसे पहले देखिए रिसर्च का मीनिंग। तो जिन्हें रिसर्च का जो मीनिंग है ये लगभग सबको पता है कि रिसर्च मतलब होता है कुछ खोज करना। अब यहाँ पे खोज करना, तो जिन्हें यहाँ पे यह समझ ले कि पहले से जो भी हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है उस नॉलेज को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए जो भी कुछ खोजा जाए वो सब रिसर्च होता है। जैसे पढ़ते हैं अब इसमें, रिसर्च इन कॉमन पार्लेंस रेफर्स टू अ सर्च फॉर नॉलेज। तो कॉमन पार्लेंस, आम बोलचाल की भाषा में नॉलेज के लिए जो कुछ भी हम लोग सर्च करेंगे वो सब रिसर्च कहलाता है। Ones can also define research as a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic। तो किसी भी खास टॉपिक में उसके जो पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन है, उससे जो प्रासंगिक जानकारी है उसका खोज करना, उसे डिफाइन किया जा सकता है रिसर्च के तौर पर। द एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश लेज डाउन द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज। तो एडवांस लर्नर्स जो डिक्शनरी है इंग्लिश का वो बताता है रिसर्च का मीनिंग इस तरीके से, अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके का केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेशन मतलब केयरफुल्ली शोध करना या इंक्वायरी करना, वो सब रिसर्च कहलाता है। देखिए रेडमैन एंड मोरे ने इसको डिफाइन किया इस तरीके से, रेडमैन एंड मोरे डिफाइन रिसर्च एज अ सिस्टेमेटाइज्ड, मतलब एक व्यवस्थित एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। तो व्यवस्थित एफर्ट है, कोशिश है न्यू नॉलेज को प्राप्त करने का। सम पीपल कंसिडर रिसर्च एज अ मूवमेंट फ्रॉम द नोन टू अननोन। देखिए तो कुछ पीपल जो है इसे मूवमेंट समझते हैं, मतलब ज्ञान जो हमको पता है उसके थ्रू जितना हमको नॉलेज आता है उसके थ्रू उस चीज़ की खोज करना जो जितना हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। मान लीजिए साइंस में पहले प्लैनेट की संख्या जितनी थी लोग जान रहे थे कि हाँ इसके अलावा और भी प्लैनेट है, तो और खोज किया गया, नया नया प्लैनेट मिलते चला गया। उस तरीके से अगर वैक्सीन का हम ले लिया जाए तो डॉक्टर्स को जितना जानकारी था अपने नॉलेज के आधार पर एक अननोन थिंग्स कोरोना का वैक्सीन, उसकी वो लोग खोज करने के लिए रिसर्च करने लगे। तो जितना हमें पता होता है, जितना नॉलेज है नोन, उसके थ्रू हम लोगों को जो चीज़ नहीं पता है उसके तक पहुंचने की कोशिश करना, वहाँ तक मूवमेंट करना, ये कहलाता है रिसर्च। इट इज़ एक्चुअली अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी। तो जो डिस्कवरी उसका यात्रा है। इंक्विसिटिवनेस इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। तो जो जिज्ञासा है ये जननी है सभी ज्ञान का, एंड द मेथड्स, और हर एक पद्धति का। विच मैन एम्प्लॉयज फॉर ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ वाट एवर द अननोन कैन बी टर्म्ड एज रिसर्चर। तो जिस आदमी को ऑब्टेन द नॉलेज की खोज करने के लिए लगाया गया है जो कि हम लोग को पता नहीं है, तो जो खोज करने वाला व्यक्ति हो गया उसे हम लोग बोलते हैं रिसर्चर। अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी, रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। अब देखिए रिसर्च जो भी होती है वो किसी भी समस्या को परिभाषित करना, उसे पुनः परिभाषित करना है। जैसे अगर हमारा ताज़ा एग्जांपल लिया जाए कोरोना का वैक्सीन, तो हमारे पास समस्या थी कोरोना, उसको डिफाइन किया गया, बार बार डिफाइन किया गया, अब उसी के लिए रिसर्च किया जा रहा है। आगे इसमें पढ़ते हैं। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित किया गया, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन। ये जो वर्ड है ना हाइपोथेसिस, ये समझाना है मुझे, ये नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा क्या है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेलुएटिंग डाटा। तो पहले सेट किया जाता है हाइपोथेसिस, फिर उसके लिए कलेक्ट किया जाएगा डाटा को, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, डाटा का इवेलुएशन किया जाएगा, मेकिंग डिडक्शंस
एंड रीचिंग कंक्लूजन। फिर जितना कुछ हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है उसमें कुछ काट छाट करना है, डिडक्शन करना है, जो काम का डाटा उसको हम लोग को अपने पास रखना है और पहुंचना है कंक्लूजन पे। एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन्स टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। और उसके बाद फिर जो हमारे पास कंक्लूज़न है उसको टेस्ट करना है कि हमारा जो हाइपोथेसिस हमने फॉर्मुलेट किया था वो उस पर फिट बैठते हैं या फिर नहीं। तो ये जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये चैप्टर ही बाद में पढ़ना ही हम लोगों को। आइए पहले बताते हैं आप लोगों को हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस होता क्या है। जैसे बताया गया कि हमारा एक गेस है, एक आइडिया है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लो अगर किसी का कत्ल हो जाता है तब फिर कौन है कातिल, इसके लिए जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो किसी ना किसी के ऊपर वो शक करती है। सपोज़ अगर किसी एक आदमी का हो गया मर्डर, अब पुलिस शक करेगी उसके जो करीबी दोस्त है पहले उसके ऊपर, उसके जो दुश्मन है उसके ऊपर, या फिर अगर उसके लवर है तो उसके ऊपर, किसी के ऊपर भी। तो मान लो कि अगर 3 लोग हैं, एक फ्रेंड है, फ्रेंड के ऊपर पुलिस ने ये शक किया कि हाँ ये कातिल हो सकता है। दूसरा शक किया कि इसका एक दुश्मन है वो कातिल हो सकता है। तीसरा शक किया कि एक उसका लवर है वो कातिल हो सकता है। तो जिस तीनों के ऊपर शक था उसे हम लोगों ने अपना एक गेस किया कि ये कातिल हो सकता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तब प्रूफ होगा कि ये कातिल है या फिर नहीं। मान लो पुलिस शक कर रही थी उसके फ्रेंड के ऊपर, ये कातिल हो सकता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला नहीं ये कातिल नहीं है। तो यहाँ पे समझाता हूँ मैं। देखिए, तो जो हम लोग सोचते हैं जो रिज़ल्ट कि ये कातिल है या फिर नहीं है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये कातिल है, तो इसे हमें बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अब बाद में जब सर्च करेंगे, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तब बात जाके पता चलेगा ये कातिल है या फिर नहीं है। अगर वो है तो हम लोग बोलेंगे हमारा नल हाइपोथेसिस ये सही होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं। और अगर जब पता चला वो कातिल नहीं तो हम लोग ये बोलेंगे कि नहीं हम लोग जो सोच के चल रहे थे कि ये कातिल है, ये कातिल नहीं निकला। तो जो नहीं निकला उसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब फिर और से समझिए, मान लें अगर किसी एक विक्टिम को हमने बनाया कि ये कातिल है, तो अगर यस में मान के चलें कि ये कातिल है तो उससे हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अब उसका उल्टा क्या हो सकता है कि वो कातिल नहीं है, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो अगर एक किसान खेती कर रहा था, पहले वो नॉर्मल तरीके से खेती कर रहा था पुराने तरीके से, बाद में वो खेती में कुछ मशीन लगाया, खाद डाला, मौसम भी अच्छा हुआ तो फसल उसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। अब हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसने जो खाद डाला उसका खेती पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो मान के चलते हैं कि खाद का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो इसे हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और जब इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर सर्च करेंगे, बार बार खेती करके उस खाद को डाल के देखेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ वाकई खाद का प्रभाव पड़ता है कि किसी और चीज़ का प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो बाद में पता चला कि खाद का प्रभाव नहीं है, किसी और चीज़ का प्रभाव, जैसे कि मशीन का प्रभाव पड़ा, बारिश अच्छी उसका प्रभाव पड़ा, तो जब यस में मान के चलते हैं तो उसे हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। जैसे कि माना खाद का प्रभाव पड़ा है तो ये कहलाएगा नल हाइपोथेसिस। अब सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद पता चलता है नहीं खाद का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ा, तो हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मान के चलते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे अगर बोले बारिश का प्रभाव पड़ा है फसल पे तो इसे बोला जाएगा नल हाइपोथेसिस। मतलब जहाँ पे यस मान के चलते हैं वो होता है नल हाइपोथेसिस, और जस्ट उसका उल्टा नो मान के चलेंगे, जैसे बारिश का प्रभाव नहीं पड़ा तो हो गया नल हाइपोथेसिस। तो जब बारिश का प्रभाव नहीं पड़ा है तो किसी और दूसरे का प्रभाव पड़ा होगा, तो वो सब कहलाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। बस ये याद रखना है, अगर यस मान के चला जाए कि इसका प्रभाव पड़ा है तो कहलाएगा नल हाइपोथेसिस, और यस के अलावा जैसे इसका प्रभाव नहीं पड़ा तो ये कहलाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो वो हमारा पहले से सोचा हुआ एक आइडिया हो गया, उसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। फिर उसको हम लोग बाद में रिसर्च करेंगे तब जाके पता चलता है कि हमारा सोच सही निकला या फिर गलत निकला। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं रिसर्च में। देखिए, रिसर्च इज दस an original contribution to the existing stock of knowledge making for its advancement।
तो अब हमारे पास जो नॉलेज का स्टॉक खजाना पहले से पड़ा हुआ है, उसके एडवांसमेंट के लिए उसमें और कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया जाए, कुछ और नॉलेज जोड़ दिया जाए, वो सब रिसर्च है। इट इज़ द परस्यूट ऑफ ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ स्टडी। तो ये ट्रूथ का तलाश करना है, सच की खोज करना है स्टडी के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंट। तो सच की तलाश करना किसके किसकी मदद से? स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, एक्सपेरिमेंट, ये सब। इन शॉर्ट, द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज रिसर्च। तो सिस्टमेटिक मेथड और जो ऑब्जेक्टिव है उसके आधार पर रिसर्च करना किसी भी समस्या की समाधान के लिए, ये सब रिसर्च कहलाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए यहाँ पे बेसिक जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं वो 5 हैं। द बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च आर एज फॉलोज। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, सेकंड अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, थर्ड है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, फोर्थ कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल, और लास्ट में जो बच जाते हैं उन सबको लास्ट में डाल दिया जाता है सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसके अंदर भी लगभग 5-7 मिलेंगे, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। इसमें देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो इसमें जनरली सर्वे जैसा मेथड को हम लोग शामिल करते हैं। द मेजर पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट द प्रेजेंट। तो इसका जो मेजर पर्पस है, प्रमुख उद्देश्य है, जो वर्तमान स्थिति है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन करने का। इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च वी क्वाइट ऑफन यूज द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़। तो सोशल साइंस और बिजनेस रिसर्च में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेथड इज दैट द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। तो इस मेथड का एक जो मेन विशेषता है ये है कि जो रिसर्चर है उसका जितने भी वेरिएबल्स है उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपेंड और व्हाट इज़ हैपनिंग। सिर्फ वो रिपोर्ट करता है कि क्या हुआ और क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, प्रिफरेंस ऑफ पीपल और सिमिलर डाटा। जैसे कि बार बार शॉपिंग करने का किसी का आदत, किसी का प्रेफरेंस ऑफ पीपल, लोगों का प्रेफरेंस क्या है, रुचि वगैरह, और सिमिलर डाटा। तो इन सब के ऊपर जो रिसर्चर उसका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मान लो एक रिसर्चर को ये रिसर्च करने को सौंप दिया गया कि बताओ एक शॉपिंग मॉल है उसमें डेली कितने लोग आते हैं, मंथली कितने लोग आते हैं। तो सिर्फ वो बेचारा देखता रहेगा और सिर्फ ऑब्जर्व करता रहेगा कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी को वो नोट करेगा। उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता। वो ये नहीं करे रुक जाओ अंदर मत जाओ मेरा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर, ऐसा नहीं, सिर्फ वो देखेगा। एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडीज ऑल्सो इंक्लूड अटेम्प्ट्स बाय रिसर्चर्स टू डिस्कवर काउजेज इवन व्हेन दे कैन नॉट कंट्रोल द वेरिएबल्स। तो जो एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडीज़ हैं ये इंक्लूड करता है अटेम्प्ट्स बाय रिसर्चर टू डिस्कवर काउजेज। रिसर्चर ये पता लगाना चाहिए, कारण का पता लगाता है वो भी इसमें से। जैसे कि मान लिया कि शॉपिंग मॉल पे लोगों का आना जाना अगर बहुत ज़्यादा हो गया किसी मंथ में, तो उसका कारण भी पता लगाएगा। यहाँ तक कि मतलब उसका कंट्रोल भी नहीं है कि लोग आए या फिर ना आए, उसकी बात को नहीं मानेंगे। तो कारण मान लो शॉपिंग मॉल में लगा दिया गया सेल, लिख दिया 50% सेल, तो जाहिर सी बात है लोगों का आने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो फिर कारण का पता लगाता है क्या कारण है जो लोग इतना आना जाना इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो पता लगा अच्छा मॉल में सेल चला हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसका कारण का भी पता लगा सकता है। यहाँ तक कि उस वेरिएबल्स के ऊपर उसका कंट्रोल कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी वो कारण का खोज करता है। द मेथड्स ऑफ रिसर्च यूटिलाइज्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर सर्वे मेथड ऑफ ऑल काइंड। तो इसमें जनरली सर्वे मेथड आता है हर एक काइंड का। तो सर्वे मेथड
सबसे लंबा चौड़ा पूछना पड़ता है, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है सर्वे मेथड में। और सर्वे वर्ड ये सबको जानते हैं शुरू से, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव एंड को रिलेशनल मेथड। और सर्वे में कंपैरेटिव और को रिलेशनल मेथड्स को इंक्लूड करते हुए, तो ये आते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। अब पढ़ते हैं हम लोग एनालिटिकल रिसर्च। इन एनालिटिकल रिसर्च ऑन द अदर हैंड द रिसर्चर हैज़ टू यूज़ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दीज टू मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। देखिए सर्वे में होता है क्या कि सारा डाटा खुद से हम लोग को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करना पड़ता है। तो पहली बार कलेक्ट होगा सर्वे में, जैसे कि सेंसस होता है तो सारा डाटा फ्रेश कलेक्ट होता है। लेकिन एनालिटिकल में क्या है, ऑलरेडी जो डाटा अवेलेबल हैं उसी के आधार पर उसका एनालिसिस वगैरह करना है और हम लोगों को क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है उसका। तो इसमें देखिए, इन एनालिटिकल रिसर्च ऑन द अदर हैंड द रिसर्चर हैज़ टू यूज़ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। तो जो तथ्य पहले से अवेलेबल उसको यूज़ करना है, एंड एनालाइज दीज, और इसको फिर एनालिसिस करना है, इसका विश्लेषण करना है, टू मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ताकि उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो सके ऑफ द मटेरियल। अब आते हैं नेक्स्ट, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। रिसर्च कैन आइदर बी अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। अप्लाइड का है दूसरा नाम एक्शन रिसर्च है, और फंडामेंटल टू बेसिक और प्योर रिसर्च। फंडामेंटल का ही दूसरा नाम है बेसिक और तीसरा नाम है प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अप्लाइड रिसर्च जो है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जो कि किसी भी सोसाइटी या फिर बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह में हो रही होगी। तो जो तुरंत जो समस्या है उसके समाधान के लिए अप्लाइड रिसर्च को यूज़ किया जाता है। वेयर एज फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कंसर्न्ड विथ जनरलाइजेशन एंड विथ द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। जबकि ये जो फंडामेंटल रिसर्च है तो किसी थ्योरी को जनरलाइज करना या फिर उसको थ्योरी को फॉर्मुलेट करना है, यानी ये कोई थ्योरी से रिलेटेड है, जैसे कि डार्विन का थ्योरी हम बोल सकते हैं, ओम्स लॉ बोल सकते हैं, उसको पूरे को जनरलाइज करना, मतलब हर जगह अप्लाई हो सकता है, मतलब किसी थ्योरी को डेवलप करना, उसके लिए होता है फंडामेंटल रिसर्च। और जो तुरंत जो समस्या है उसके समाधान के लिए होता है अप्लाइड रिसर्च। गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इज टर्म्ड प्योर और बेसिक रिसर्च। तो नॉलेज के लिए जो हम लोग नॉलेज तलाश करते हैं, मतलब उसी बात को दोहराया गया कि हमारे पास जितना नॉलेज है उसके आधार पर और नॉलेज की खोज करना, ये कहलाता है प्योर और बेसिक रिसर्च। रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फेनोमेनन और relating to pure mathematics are examples of fundamental research। तो जो रिसर्च प्योर नेचुरल फेनोमेनन से संबंधित हैं या फिर प्योर मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल वो सब कराते हैं फंडामेंटल रिसर्च। सिमिलरली रिसर्च स्टडीज कंसर्निंग ह्यूमन बिहेवियर कैरीड ऑन विथ अ व्यू टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया जाए और उसको पूरा जनरलाइज कर देना है तो भी क्या कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। बट रिसर्च एम्ड एट सर्टेन कंक्लूजन्स से अ सॉल्यूशन फेसिंग अ कंसर्न सोशल और बिजनेस प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। तो पहले ही पढ़े थे कि किसी भी सामाजिक या फिर व्यावसायिक संगठन में जो प्रॉब्लम अभी चल रही है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रिसर्च करना, वो क्या कहलाता है, अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। रिसर्च टू आइडेंटिफाई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेंड्स दैट मे अफेक्ट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और द कॉपी रिसर्च, रिसर्च टू फाइंड आउट whether certain communications will be read and understood, or the मार्केटिंग रिसर्च और इवैल्यूएशन रिसर्च आर एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। तो ये अप्लाइड रिसर्च का सब बताया, ये सारे किसी समस्या का समाधान खोजना, जैसे कि रिसर्च आइडेंटिफाई सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स। तो सोशल ट्रेंड हो, इकोनॉमिकल ट्रेंड हो, पॉलिटिकल ट्रेंड हो, दैट में अफेक्ट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन,
तो जिसका प्रभाव पड़ सकता है किसी खास संस्था के ऊपर, यानी एक समस्या हो गई, और द कॉपी रिसर्च। तो इस तरह के रिसर्च ये कहलाते हैं अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट है थर्ड, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटी समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग गिनती गिन सकते हैं, क्वांटिटी में वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव, और उसके अलावा जिसमें क्वालिटी की बात किया जाए वो कहलाएगा क्वालिटेटिव। पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। तो ये आधारित है क्वांटिटी की मेजरमेंट पे या फिर अमाउंट। इट इज़ एप्लीकेबल टू फेनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये उस स्थिति में अप्लाई किया जा सकता है जिसको हम लोग क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न्ड विथ क्वालिटेटिव फेनोमेना। तो जबकि क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव फेनोमेनन से संबंधित है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दैट इज फेनोमेना रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग क्वालिटी और काइंड। एग्जाम्पल इसका देखिए कुछ, फॉर इंस्टांस व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग द रीजन्स फॉर ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए ह्यूमन बिहेवियर का जब हम लोग कारण का पता लगा रहे हैं तो ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग क्वांटिटी में नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि हाँ उसका बिहेवियर 10 kg है, उसका बिहेवियर 100 मीटर है, ऐसा नहीं होगा। तो ये सब कहलाता है क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी को बता रहे कि उसका बिहेव किस तरीके का है। दैट इज़ वाई पीपल थिंक और डू सर्टेन थिंग। ह्यूमन बिहेवियर में ये हम लोग पता करते हैं कि लोग किसी खास काम को या खास चीज़ को क्यों सोचते और क्यों करते हैं। वी क्वाइट ऑफन टॉक ऑफ मोटिवेशनल रिसर्च। तो यहाँ पे हम लोग मोटिवेशनल रिसर्च की बात कर सकते हैं कि लोग जो है किसी खास चीज़ से मोटिवेट हो करके किसी काम को करते होंगे। जैसे कि बॉस ने बोला अगर जिसका प्रोडक्शन 100 यूनिट से ज़्यादा करेगा जो वर्कर, तो उसको हम लोग 10% बोनस देंगे, तो उससे मोटिवेट हो गया और अच्छे से करेगा प्रोडक्शन। तो किसी खास चीज़ से मोटिवेट होकर वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है। अन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जो मोटिवेशनल रिसर्च है ये इम्पॉर्टेंट टाइप हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च का। एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च, ये सब जा रहा है क्वालिटेटिव में कि उसका एटीट्यूड क्वालिटी है, उसका ओपिनियन भी उसका क्वालिटी है। That is research designed to find out how people feel or what they think about a particular subject or institution is also qualitative research। और ये बताया कि लोग किस तरीके से और क्या सोचते हैं किसी खास सब्जेक्ट के लिए या फिर किसी खास संस्था के लिए, ये सब क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च है। मतलब इसको हम लोग क्वांटिटी में, नंबर में, गिनती में इन सबको हम लोग नहीं माप सकते हैं, ये सब क्वालिटी हुआ तो ये कहलाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च। और जिसका मेजरमेंट नंबर पे हो जाए तो वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया 10%, तो इसके थ्रू सेल्स कितना परसेंट घटेगा फिर बढ़ेगा। तो जहाँ पर नंबर में बात कर सकते हैं वो सब क्या कहलाएगा क्वांटिटेटिव। और जहाँ नंबर की बात ना हो पाए, सिर्फ गुणों की बात हो पाए, तो कहलाएगा क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात हो तो। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल। देखिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और थ्योरी। जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है वो रिलेटेड होता है किसी आइडिया से, खास आइडिया फिर खास थ्योरी से। आइडिया को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट यानी संक्षिप्त आइडिया। इट इज़ जनरली यूज्ड बाय फिलोसोफर एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स और टू रीइंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस। तो ये जो रिसर्च है ये खास करके कोई फिलोसोफर करते हैं या फिर कोई थिंकर्स। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट उसको डेवलप करने के लिए या फिर पहले से जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है उसको दोबारा व्याख्या करने के लिए करते हैं। ऑन द अदर हैंड एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन, ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थ्योरी। दूसरी तरफ बताया कि जो एम्पिरिकल रिसर्च है ये किस पे आधारित है, ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन। ये एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड्स फॉर सिस्टम एंड थ्योरी, बिना थ्योरी को मतलब ध्यान में रखे हुए इसको किया जा सकता है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी को ध्यान में रखता है। एम्पिरिकल रिसर्च ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है।
इट इज़ डाटा बेस्ड रिसर्च coming up with conclusions which are capable of being verified by observation और experiment। तो ये डाटा बेस्ड रिसर्च है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि अपना खुद का काम किया हुआ जो रिसर्चर काम करेगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम उसको लगाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसको काम कर एक्सपीरियंस होगा, तो उसके आधार पर जो हुआ रिसर्च वो कहलाता है एम्पिरिकल रिसर्च। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के जैसा रिसर्च बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और इन सच अ रिसर्च इट इज़ नेसेसरी टू गेट एट फैक्ट्स फर्स्ट हैंड। तो इस तरह के रिसर्च में पहले जो है फैक्ट को पता लगाया जाता है एट देयर सोर्स एंड एक्टिवली टू गो अबाउट डूइंग सर्टेन थिंग्स टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर इंफॉर्मेशन। जिसमें सबसे पहले फैक्ट का पता लगाया जाएगा, उसका सोर्स का पता लगाया जाएगा और स्पेशली किसी खास चीज़ को करने के लिए जो स्टिमुलेट किया प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर इंफॉर्मेशन कि जैसे कि मान हमारा जो एंड रिजल्ट होगा उसको हम बोला जाएगा प्रोडक्शन। तो एंड रिजल्ट को करने के लिए किस चीज़ ने हमें स्टिमुलेट उत्प्रेरित किया उसका ही पता लगाया जाता है। इन सच अ रिसर्च द रिसर्चर मस्ट फर्स्ट प्रोवाइड हिमसेल्फ विथ अ वर्किंग हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे वर्ड है हाइपोथेसिस। तो ऐसे रिसर्च में रिसर्चर को पहले सेट करना पड़ता है अपना एक हाइपोथेसिस। मान लिया अगर फसल की बात करें कि फसल इस साल बहुत अच्छी हुई, अब रिसर्चर ये पता लगाना चाह रहा था कि इस फसल का अच्छा होने का कारण क्या है। हो सकता है बारिश अच्छी हुई हो, खाद अच्छा पड़ा हो, देखभाल फसल का अच्छे से हुआ हो। तो मान लो अगर वो ये रिसर्च करना चाहता है कि खाद का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा या फिर नहीं पड़ा, तो मान के चलेगा हाँ कि यहाँ पे खाद का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो अपना जो पहला हाइपोथेसिस होगा जिसे हम लोग बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, वो सेट करेगा यस देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, कि यहाँ पे खाद का जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो पहले वो सेट करेगा हाइपोथेसिस और गेस सेट कर लेगा एज टू द प्रोबेबल रिजल्ट, और ये उसका प्रोबेबल रिजल्ट हुआ कि हाँ प्रभाव पड़ा है। ही देन वर्क्स टू गेट इनफ फैक्ट्स टू प्रूव और डिसप्रूव हिज हाइपोथेसिस। उसके बाद फिर वो एक्स्ट्रा डाटा वगैरह एक्स्ट्रा फैक्ट कलेक्ट करेगा ताकि प्रूव कर सके अपने हाइपोथेसिस को कि मतलब खाद का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो कैसे करेंगे एक्स्ट्रा रिजल्ट, अगर हम एग्जांपल ले, जैसे मान लो एक खेत में खाद डाला, दूसरे खेत का अगर सेम खाद यूज़ हुआ तो उसका क्या रिजल्ट है, उस तरीके से और कहाँ का रिजल्ट क्या क्या हुआ। तो इसी तरीके से अपना वो डाटा कलेक्ट करेगा, रिसर्च करेगा, तब पता लगाएगा कि खाद का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, फिर बाद में प्रूफ करेगा। अगर मान लो जिस खाद में उसका वो पर्टिकुलर खाद पड़ा था जिस खेत में यूज़ हुआ और हर एक खेत का फसल बहुत अच्छा हुआ, तब वो रिजल्ट देगा हाँ कि खाद का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तब उसका हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा यस में। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि कहीं फसल कम हुआ कहीं ज़्यादा हुआ और खाद सेम यूज़ हुआ था, तब बोलेगा नहीं खाद का प्रभाव नहीं किसी और चीज़ का प्रभाव है। तब फिर वैसे केस में बोलेगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस है, हमारा जो गेस है वो हो गया रिजेक्ट। तब वहाँ पे जब रिजेक्ट हो जाए तो बोले किसी और चीज़ का प्रभाव है, तो उसे हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के चैप्टर में। फिलहाल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। Empirical research is appropriate when proof is sought that certain variables affect other variables in some way। अब देखिए empirical research appropriate कब होता है, जब ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ किसी खास चीज़ का प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर पड़ा है। जैसे कि बोले कि खाद का प्रभाव फसल के ऊपर पड़ा है, तो ये कहलाया एम्पिरिकल रिसर्च, कि जैसे एक आइटम का प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर पड़ा। एविडेंस गैदर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और एम्पिरिकल स्टडीज इज टुडे कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल सपोर्ट पॉसिबल फॉर अ गिवन हाइपोथेसिस। तो अभी जो आजकल के फेनोमेनन में है, एम्पिरिकल रिसर्च को सबसे पावरफुल रिसर्च माना जाता है। नेक्स्ट है सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसके अंदर देखिए कितने कितने टाइप्स के रिसर्च आते हैं। ऑल अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च आर वेरिएशंस ऑफ वन और मोर ऑफ द एबव स्टेटेड अप्रोच। अब देखिए अभी तक ने हम जितना भी अप्रोच पढ़ा, तो अब जो अदर रिसर्च हैं
देखिए, तो उस अदर रिसर्च ऊपर वाले एक या उससे ज़्यादा रिसर्च का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक ही रिसर्च सर्वे टाइप भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। जैसे कि सेंसस को लिया जाए तो सेंसस सर्वे तो है, इसको नंबर में हम लोग गिन सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव भी हुआ। मतलब एक से ज़्यादा रिसर्च का जो कॉम्बिनेशन है उसको मिला करके ही बनता है सब ऑल अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो एक ही रिसर्च जो है 2-3 तरह के टाइप का रिसर्च कहला सकता है। बेस्ड ऑन आइदर द पर्पज ऑफ रिसर्च और द टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश रिसर्च, और वो जो आधारित होगा रिसर्च का क्या उद्देश्य है और इसको पूरा करने में कितना समय लगता है। ऑन द इन्वायरमेंट इन विच रिसर्च इज़ डन, उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे रिसर्च को किया जा रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर सिमिलर फैक्टर्स, या फिर उसी तरीके के किसी दूसरे फैक्टर्स के ऊपर ये आधारित है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम we can think of research either as one time research or longitudinal research। तो टाइम के बेसिस पे हम लोग इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। वन टाइम रिसर्च मतलब एक बार रिसर्च किया, उसका रिसर्च का वैल्यू बस इसी समय तक था, फिर दोबारा उसको यूज़ नहीं होगा। और लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ये लंबे समय के लिए रिसर्च होता है। इन द फॉर्मर केस, तो पहले वाले केस में द रिसर्च इज़ कन्फाइंड टू अ सिंगल टाइम पीरियड, तो रिसर्च जो है बस सिंगल टाइम पीरियड के लिए होता है। वेर एज इन द लेटर केस द रिसर्च इज़ कैरिड ऑन ओवर सेवरल टाइम पीरियड्स, जबकि बाद वाले में रिसर्च को कुछ समय तक के लिए कैरी किया जाता है, वो चलता रहता है, मतलब वो कंटिन्यूस रिसर्च है और वो वन टाइम रिसर्च है। रिसर्च कैन बी फील्ड सेटिंग रिसर्च और लैबोरेटरी रिसर्च और सिमुलेशन रिसर्च डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट इन विच इट इज़ टू बी कैरिड आउट। तो रिसर्च जो है फील्ड सेटिंग मतलब फील्ड पे आधारित हो सकता है, और लैबोरेटरी रिसर्च लैब पे आधारित हो सकता है, और सिमुलेशन रिसर्च लैबोरेटरी को सिमुलेशन ये मतलब रिसर्च किसी तरीके का हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट इन विच इट इज़ टू बी कैरिड आउट, ये डिपेंड करता है उस इन्वायरमेंट पे जहाँ पे इसको करना है हम लोगों को ये रिसर्च। रिसर्च कैन एज वेल बी अंडरस्टूड एज क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च, तो रिसर्च को क्लिनिकल या फिर डायग्नोस्टिक यानी उपचारात्मक रिसर्च के जैसा भी समझा जा सकता है। सच रिसर्चेज फॉलो केस स्टडी मेथड्स और इन डेप्थ अप्रोच टू रीच द बेसिक काउजल रिलेशन, तो ये सब जो रिसर्च है कहलाते हैं केस स्टडी रिसर्च, जिससे कि हम लोग कारण का पता लगाते हैं कि इसका कारण क्या है, उसका खोज करना है केस स्टडी में। सच स्टडीज यूजुअली गो डीप इनटू द काउजेस ऑफ थिंग्स और इवेंट्स दैट इंटरेस्ट अस यूजिंग वेरी स्मॉल सैम्पल्स एंड वेरी डीप प्रोबिंग डाटा गैदरिंग डिवाइसेस। तो ये जो स्टडी है, सच स्टडीज यूजुअली गो डीप इनटू द काउजेस ऑफ थिंग्स, तो ये बिल्कुल डीपली जाके पता लगाता है कि उसका कारण क्या है, आखिर जो थिंग्स हैं जो इवेंट्स है उसका कारण का डीपली पता लगाना इस रिसर्च में आता है। और इसके लिए यूज़ किया जाता है वेरी स्मॉल सैम्पल। देखिए व्हाट है सैम्पल, सैम्पल बताते हैं क्या है। जैसे कि अगर चावल पकाया जा रहा हो, तो जब चावल पक के तैयार हो जाता है तो टेस्ट करने के लिए हम लोग 1-2 चावल को ही दबा करके देखते हैं गला कि नहीं गला, तो उसे हम बोलते हैं सैंपल लिया गया, और जो पूरा चावल है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो ये सब पढ़ना था स्टैटिस्टिक्स में, तो स्टैटिस्टिक्स का सब वर्ड है सैंपल। तो रिसर्च करने के लिए हम लोग थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, ना कि पूरा का पूरा डाटा उठा करके ले लिया जाए। जैसे अगर बोला जाए चेक करो जी चावल पक के तैयार हो गया कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि उस बर्तन में जितने भी चावल है सबको एक एक करके दबा कर देखो कि ना सब गला कि नहीं गला। सैंपल चेक कर लिए 4-5 गल गया मतलब सारा का सारा गल के पक गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सैंपल। द रिसर्च में बी एक्सप्लोरेटरी और इट में बी फॉर्मलाइज्ड। अब ये फिर से आया, रिसर्च एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है, फॉर्मलाइज्ड भी हो सकता है। The objective of exploratory research is the development of hypothesis rather than their testing। देखिए यहाँ पे ये जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसका क्या काम, इसका उद्देश्य है डेवलप करना हाइपोथेसिस, सिर्फ हाइपोथेसिस डेवलप कर देना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो सिर्फ हाइपोथेसिस को डेवलप कर देना ये कहलाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च।
हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद आगे कुछ नहीं करेगा, जैसे कि बता रहा ना, रादर देन देयर टेस्टिंग, वेयर एज फॉर्मलाइज्ड रिसर्च स्टडीज आर दोज विथ सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर एंड विथ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। तो इसमें जो है फॉर्मलाइज्ड रिसर्च में जो हाइपोथेसिस डेवलप हुआ है फिर उसका टेस्टिंग भी किया जाता है, फिर पता लगेगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही है या फिर नहीं है। अगर सही होगा तो बोला जाएगा एक्सेप्टेड और नहीं है तो कहलाएगा ये रिजेक्टेड। तो ये भी आगे चैप्टर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब देखिए इस पे, हिस्टोरिकल रिसर्च इज दैट विच यूटिलाइजेज हिस्टोरिकल सोर्सेस लाइक डॉक्यूमेंट्स, रिमेन्स। तो ये जो हिस्टोरिकल बता ही रहा है कि जो कि ऐतिहासिक सोर्स को यूज़ करेगा, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई अवशेष हो गया, एक्सेट्रा, टू स्टडी इवेंट्स और आइडियाज़ ऑफ द पास्ट इंक्लूडिंग द फिलॉसफी ऑफ पर्सन्स एंड ग्रुप्स एट एनी रिमोट एंड ऑफ टाइम। तो किसी भी टाइम पीरियड पे यूज़ किया जाएगा, मतलब ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया गया रिसर्च वो कराता है हिस्टोरिकल रिसर्च। रिसर्च कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज कंक्लूजन ओरिएंटेड एंड डिसीजन ओरिएंटेड। अब रिसर्च के यहाँ पे और आया दो टाइप, conclusion oriented and decision oriented. While doing conclusion oriented research, a researcher is free to pick up a problem. अब जब कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च किया जाता है तो इसमें रिसर्चर फ्री होता है अपने हिसाब से किसी एक प्रॉब्लम को पिक करने के लिए, रीडिज़ाइनिंग द इंक्वायरी एज ही प्रोसेस्ड एंड इज प्रिपेयर टू कॉन्सेप्चुअलाइज एज ही विशेस। मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च में जो रिसर्चर है अपने हिसाब से समस्या को चुन सकता है, उसको रीडिज़ाइन कर सकता है, उसका इंक्वायरी करेगा और जो कुछ भी उसने डाटा कलेक्ट किया है उसको दोबारा वो डिज़ाइन कर सकता है। मतलब सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है, अपने हिसाब से वो जैसे चाहे रिसर्च कर सकता है। डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च इज़ ऑलवेज फॉर द नीड ऑफ अ डिसीजन मेकर। तो जो डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च है ये हमेशा होता है जो डिसीजन मेकर है उसके ज़रूरत के हिसाब से, एंड द रिसर्चर इन दिस केस इज़ नॉट फ्री टू एम्बार्क अपॉन रिसर्च अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन। अब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से रिसर्च को शुरू नहीं कर सकता है, यहाँ पे उसकी नहीं चलेगी। यहाँ जो डिसीजन मेकर है, जैसे कि मान लो किसी बिजनेस में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लाया गया और पता लगाने के बोला कि बताओ कि हमारा मार्केट शेयर, सपोज कि मार्केट शेयर जो है किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घट गया, तो बोलेगा हमारा मार्केट शेयर क्यों घट गया इसका पता लगाओ। तो प्रॉब्लम रिसर्चर को अपने हिसाब से नहीं मिला, जो बिजनेसमैन है उसने प्रॉब्लम दिया। प्रॉब्लम क्या था कि मार्केट शेयर हमारा डिक्रीज क्यों किया, अब उसी का वो खोज करेगा। मतलब अपने हिसाब से प्रॉब्लम को चूज नहीं कर सकता है। ऑपरेशंस रिसर्च इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। तो जो ऑपरेशन रिसर्च मतलब कार्यात्मक रिसर्च, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया, ये एग्जाम्पल है डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च का। सिंस इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स विथ अ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजंस रिगार्डिंग ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल। तो इसमें अब उसके कंट्रोल में कुछ लोग दे दिया जाएगा, आप टीम वर्क करेंगे। तो ये सब जो रिसर्च कहलाया ये डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च है। तो ये सब थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, थैंक यू।